नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्ल्ड नाउ। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। वर्ल्ड नाउ में हम आपको बताते हैं दुनिया भर की इंपॉर्टेंट खबरें जो आपके लिए जरूरी हैं। वर्ल्ड नाउ में सबसे पहले बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप के एक सीक्रेट प्लान की, जिसका खुलासा होता नजर आ रहा है। और जो सीज फायर की आप तस्वीर देख रहे थे वो सब छलावा थी अमेरिका की तरफ से। इसके पीछे की पुख्ता कहानी सामने आई है। बताएंगे आपको पर्दे के पीछे अमेरिका ने कैसे खतरनाक चक्रव्यूह रची है, जिसका मकसद शांति नहीं है बल्कि ईरान की चौतरफा घेरेबंदी कर उसे घुटनों पर लाना है। लेकिन जैसे ही तेहरान को इस सुपर पावर की इस गुप्त और विनाशकारी प्लानिंग की भनक लगी, ईरान ने पलक झपकते ही इस पूरे गेम प्लान की ऐसी की तैसी भी कर दी है। होर्मुज के पानी में अचानक बारूद की गंध तेज हो गई और मिसाइल और ड्रोन की धमकियों के बीच एक बार फिर से बड़ा रेस्क्यू मिशन ठप कर दिया गया है। समुद्र के बीचों बीच हजारों जहाज और नाविक फंसे हुए हैं। क्या सुपर पावर का सत्ता परिवर्तन का वो सबसे बड़ा सपना फेल हो गया है? आखिर क्या है समझौते के पीछे का छिपा अमेरिका का खौफनाक खेल? बताएंगे आपको डिटेल से। फिर वर्ल्ड नाउ में हम बात करेंगे अमेरिका और ईरान के संघर्ष के उस पहलू के बारे में जिसमें मिडिल ईस्ट अब बारूद के ढेर में तब्दील हो चुका है। जो शांति समझौता हुआ था उसकी मियाद एक हफ्ते भी पूरी नहीं हो पाई और अब बात समझौते से निकलकर अस्तित्व मिटाने तक पहुंच गई है। लगातार दूसरे दिन आसमान से अमेरिका ने आग बरसाया है। एक तरफ जहां महाशक्ति ने ईरान के 10 सबसे संवेदनशील सैन्य ठिकानों को बमों से उड़ा दिया, दूसरी तरफ ईरान की तरफ से ऐसा खौफनाक जवाबी पलटवार हुआ कि पूरा मिडिल ईस्ट दहल गया। ड्रोन, मिसाइल और घातक प्रॉक्सी के इस ट्रिपल अटैक ने सुपर पावर के सैन्य अड्डों को हिलाकर रख दिया है। पड़ोसी मुल्क भी अब इस विनाशकारी आग की चपेट में आने लगे हैं, जहां आसमान में ही मिसाइलों को इंटरसेप्ट करना पड़ रहा है। एक तरफ ट्रंप की अब तक की सबसे आक्रामक और अंतिम चेतावनी है, तो दूसरी तरफ ईरान का वो खुला चैलेंज जिसने खाड़ी के पूरे समीकरण को पलट कर रख दिया है। क्या ट्रंप का घमंड ध्वस्त हो चुका है? क्या मुस्तफा ने जंग में बाजी मार ली है? और क्या खाड़ी में कभी न खत्म होने वाली जंग की शुरुआत हो गई? बताएंगे आपको डिटेल से। इसके बाद हम आपको लेकर चलेंगे यूरोप और दिखाएंगे आपको एक ऐसी तस्वीर जहां पर पूरे यूरोप के जलने की बात कही जा रही है। ये कोई युद्ध की बात नहीं है, क्लाइमेट की बात हो रही है। पूरा यूरोप जल रहा है। कह रहे हैं कुदरत ने ऐसा कहर मचाया है कि इंसान त्राहिमाम कर उठे हैं। जर्मनी सरेंडर कर चुका है। हालात इस कदर बेकाबू हैं कि सोशल मीडिया पर आई तस्वीर ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया, जहां लोग सरेआम एसी लूटते नजर आए। इतिहास के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए हैं। आसमान से बरसते अंगारों ने पारा 45 डिग्री के पार पहुंचा दिया है। ट्रैफिक सिग्नल पिघल रहे हैं, सड़कें पिघल रही हैं, ट्रेन के ट्रैक्स जो हैं वो पिघलने लग गए हैं और ग्लेशियर पानी हो रहे हैं। इस महाद्वीप पर हीट डोम ऐसा तना है कि अस्पताल में पैर रखने की जगह नहीं बची। आखिर कुदरत का ये महा अटैक यूरोप पर कैसे पड़ा है और किस सबसे गंभीर मुसीबत के दौर से इस वक्त यूरोप जूझ रहा है, दिखाएंगे आपको वर्ल्ड नाउ में। चलिए शुरुआत करते हैं। वर्ल्ड नाउ में मैंने आपको हर बार कहा कि अमेरिका ईरान में जो समझौता हुआ है वो छलावा के अलावा कुछ भी नहीं है। अमेरिका का मकसद कुछ और ही है। अमेरिका चुपचाप ईरान से वापस चला जाएगा और ईरान को यूं ही छोड़ देगा और ईरान होर्मुज पर राज करेगा। ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है और यह बात ईरान को भी पता है, इसलिए ईरान ने हर पल तैयारी की। क्या है वो प्लान अमेरिका का जिसका खुलासा हुआ है, जिसके बारे में हमेशा मैंने आपको आगाह किया। मैंने आपको बताया कि अमेरिका चुप बैठने वालों में से नहीं। दरअसल अमेरिका और ईरान में जब समझौता हुआ तो ईरान ने कहा कि सब ठीक है, होर्मुज भी खोल देंगे, अभी हाल ही के लिए होर्मुज सबके लिए फ्री रहेगा। लेकिन 60 दिन की बातचीत के बाद सुरक्षा शुल्क लेने पर सहमति बनी। अमेरिका भी ये शर्त मान गया। यहां तक तो सब चीजें ठीक चल रही थी। लेकिन इस बीच अमेरिका ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में शांति की बातचीत हुई और इसी बातचीत के दरमियान अमेरिका एक बहुत खौफनाक प्लान कर रहा था। अमेरिका ने पेंटागन में बैठकर ईरान से बातचीत की आड़ में ईरान की घेरेबंदी शुरू की कि अभी जंग जारी नहीं है तो ईरान को चारों तरफ से घेरा जाए, क्योंकि बिना पर्शियन गल्फ में गए ईरान को काबू नहीं किया जा सकता है। और यही एक बहुत बड़ा और खतरनाक खेल जारी था अमेरिका का। अभी क्या खतरनाक खेल है? दरअसल बिना ईरान के परमिशन के दूसरा रास्ता बनाने की कोशिश होर्मुज में की गई। यानी एक रास्ता ईरान से सटा हुआ जा रहा था, जबकि दूसरा रास्ता ओमान के पास से निकाला गया। ये जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं,
ये उसी दो रास्ते की तस्वीर है। ये जो ग्रीन वाली लाइन आप देख रहे हैं, ईरान ने इस रास्ते से जहाजों को गुजरने के लिए कहा है, और ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये अमेरिका कह रहा है कि भाई आप इस लाइन को इस्तेमाल करो। अब इस रेड लाइन पर कोई भी मुल्क जाता है तो उस पर ईरान हमला करता है, और उस ग्रीन लाइन पर अगर कोई मुल्क जाता है तो वो अमेरिका की नजरों में आ जाता है। यूएन और अमेरिका की मदद से आईएमओ की देखभाल में इस रास्ते से सारे जहाज जा रहे थे, और इसी बात का विरोध करते हुए ईरान ने सिंगापुर के जहाज पर हमला किया। अब इस मैप के जरिए आप देखिए कि कैसे यहां पर दो अलग अलग रास्ते बन गए, लेकिन इस दो अलग अलग रास्ते के दरमियान अमेरिका की खुफिया प्लानिंग क्या थी वो भी आप जान लीजिए। दरअसल अमेरिका चाहता था कि जो पर्शियन गल्फ की खाड़ी में जहाज फंसे हुए हैं, यानी कि इस एरिया में, यह है पर्शियन गल्फ का एरिया आप देख रहे हैं, इस एरिया में जो जहाज फंसे हुए हैं उनको नए रास्ते जो ओमान से सटा हुआ है, यानी कि ये जो नया रास्ता है जो ओमान से सटा हुआ है, इसके जरिए निकाला जाए, और उसी रास्ते रात के अंधेरे में अमेरिकी युद्धपोत को पर्शियन गल्फ में पहुंचाया जाए। यानी कि जो युद्धपोत यहां पर है अमेरिका का गल्फ ऑफ ओमान में, उसको चुपचाप यहां से निकालते हुए इधर से ले जाते हुए पर्शियन गल्फ में पहुंचा दिया जाए, क्योंकि अगर पर्शियन गल्फ में अमेरिका पहुंच गया तो पूरा गेम चेंज हो जाएगा। अभी ओमान की खाड़ी में करीब 20 से ज्यादा युद्धपोत है और 2 एयरक्राफ्ट कैरियर यहां पर अमेरिका का मौजूद है। अमेरिका ईरान को काबू करना चाहता है, और मिडिल ईस्ट में अगर आप ईरान को काबू करेंगे तभी आपका दबदबा कायम रहेगा। तो इसके लिए ईरान को घेरना होगा, और ईरान को घेरने के लिए, ईरान के तेल को कंट्रोल करने के लिए, ईरान को काबू करने के लिए, और होर्मुज में ईरान को कमजोर करने के लिए, ईरान के पावर को खत्म करने के लिए अमेरिका के युद्धपोत को पर्शियन गल्फ में पहुंचाना बहुत जरूरी था। तो अमेरिका ने यह भी सोचा कि अगर ओमान के रास्ते सारे शिप निकल जाते हैं तो फिर ईरान का होर्मुज में एक छत्र जो अधिकार था वो सिर्फ कहने का रह जाएगा, और होर्मुज वाला प्रेशर भी कम हो जाएगा। इसलिए अमेरिका ने इस प्लानिंग पर काम किया। वैसे भी ओमान के रास्ते अमेरिका और आईएमओ ने कई जहाजों को निकालवाया। जंग के समय इस रास्ते से जहाज इसलिए नहीं गुजर रहे थे क्योंकि उनको डर था कि कहीं ईरान हमला न कर दे, और दूसरी बात कि इस रास्ते पर ईरान ने माइंस भी बिछा रखी हैं कि वो माइंस जहाज से टकरा कर फट ना जाए। लेकिन खबर है कि ओमान ने यह गुपचुप जानकारी दी कि एक रास्ता बता सकता है जहां पर माइंस नहीं है, और उस रास्ते से जहाज आसानी से गुजर सकते हैं। अब जो नया रूट ओमान ने मिलकर बनाया था वो भी ठप हो गया। यानी ओमान और आईएमओ ने मिलकर एक सुरक्षित समुद्री कॉरिडोर बनाने की कोशिश की, जहां पर आईएमओ की निगरानी में यह अभियान चलाया गया और फंसे हुए जहाजों और नाविकों को निकालने की कोशिश की। बिना टोल टैक्स सुरक्षित आवाजाही की बात की गई। यह खबर ईरान और आईआरजीसी को लगे, उसने इस रूट को अवैध बताया। तेहरान ने तय रूट से चलने की फिर से चेतावनी दी, रूट बदलने पर मिसाइल और ड्रोन हमले की धमकी दी। ईरानी हमले से इस अभियान को बड़ा झटका लगा, जिसके बाद आईएमओ ने अभियान अस्थायी तौर पर रोक दिया। ये वही अभियान था जो आईएमओ चला रहा था, और आईएमओ ने इस हमले के बाद, जब सिंगापुर के जहाज पर अटैक हुआ, तो उस हमले के बाद आईएमओ ने कहा था कि अब हम और कोई ऑपरेशन यहां नहीं चलाने जा रहे। यानी सिंगापुर के जहाज पर जो हमला था वो सिर्फ परमिशन के लिहाज से नहीं किया गया था, वो ईरान की तरफ से एक मैसेजिंग था कि अमेरिका जो पर्दे के पीछे खेल खेल रहा है, अपने युद्धपोत और डिस्ट्रॉयर्स को यहां से पर्शियन गल्फ में पहुंचाने की अगर कोशिश की तो वो जहाज ईरानी हमले की जद में होंगे, और होर्मुज में सिर्फ ईरान का अधिकार है। यानी अगर बात करें तो ईरान का पड़ोसी और होर्मुज का साझेदार ओमान ने भी ईरान के साथ गद्दारी कर दी। अब इस गद्दारी का जवाब ईरान ओमान से कब लेगा, ये देखने वाली बात होगी, लेकिन अमेरिका इसमें एक्सपोज हो गया। इस काम से ईरान की सुरक्षा संप्रभुता को खतरा पैदा होता, इस वजह से उसने इस एरिया को, इस रूट को बाधित कर दिया। इस रास्ते के खुलने और जहाजों के निकलने की वजह से ट्रंप तो बहुत खुश थे, बार बार पोस्ट कर रहे थे होर्मुज खुलवा दिया है, बाजार में तेल बह रहे हैं, तेल भी सस्ता होने लग गया। लेकिन ईरान सोच रहा था कि जहाज तो गुजर नहीं रहे, लेकिन ये बयानवीर इतना उछल क्यों रहे हैं। बाद में पता चला ओमान ने नया रास्ता बना दिया है, और उसी की वजह से सारे जहाज निकल रहे हैं। फिर उसके बाद जंगी फ्रंट तैयार हो गया। समुद्र में और होर्मुज में जहाजों के लिए फिर से संकट पैदा हुआ, और सिंगापुर के एक जहाज पर हमला कर दिया गया, जिसके बाद फिर से वहां कई जहाज फंस गए। एक वक्त था जब इस इलाके में 2500 जहाज फंसे हुए थे। इन जहाजों में करीब 15,000 से अधिक नाविक सवार थे। ओमान की देखरेख में 200 जहाज सुरक्षित निकले,
इससे ईरान का स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर एकाधिकार कमजोर हो रहा था। ईरानी हमले की वजह से फिलहाल अब इस रेस्क्यू ऑपरेशन को रोक दिया गया। हमले से बचने के लिए ओमान ने ईरान से बातचीत शुरू की। ईरान ने कहा होर्मुज में कोई एक्टिविटी नहीं हुई तो अगर किसी भी तरह की एक्टिविटी हुई तो पूरे होर्मुज को जलाकर खाक कर देंगे। पर्शियन गल्फ में अभी करीब 2000 जहाज और फंसे हुए हैं। यानी अमेरिका की प्लानिंग थी कि इस नए रूट से आईएमओ और ओमान के सपोर्ट से अपने डिस्ट्रॉयर्स को, अपने एयरक्राफ्ट करियर को किसी तरह से पर्शियन गल्फ में फिट किया जाए, जिससे ईरान को प्रेशर में लाया जाए, ईरान के खार्ग आइलैंड पर बूट्स ऑन ग्राउंड किया जाए, जमीनी ऑपरेशन चलाया जाए और फिर ईरान को अपनी ताकत के आगे झुकाया जाए। इससे होगा यह कि एक तरफ ईरान काबू में आ जाएगा और दूसरा यह होगा कि मिडिल ईस्ट के देश अमेरिका को सपोर्ट करने लगेंगे और इससे मिडिल ईस्ट के ऑयल पर फिर से अमेरिका का अधिकार स्थापित हो जाएगा और अमेरिका तेल अपने हिसाब से बेचेगा और तेल के व्यापार में अमेरिका का अधिकार पूरी दुनिया में होगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। फिर इसके बाद क्या हुआ? ईरान ने क्या किया इस पर, और ईरान ने कैसे अमेरिका को बता दिया कि पर्दे के पीछे जो भी खेल आप खेल रहे हैं आप ईरान के साथ नहीं खेल पाएंगे। सीजफायर में पर्दे के पीछे अमेरिका बहुत बड़ा खेल खेल रहा था। अमेरिका इस सीजफायर की आड़ में अपने युद्धपोतों को पर्शियन गल्फ पहुंचाना चाहता था, जिसके लिए उसे आईएमओ और ओमान मदद दे रहे थे। लेकिन यह खबर ईरान को मिल गई। उसके बाद ईरान ने अमेरिका सहित सभी देशों को सख्त हिदायत दी और सीधे सीधे कहा कि इस इलाके में कोई भी एक्टिविटी बगैर ईरानी परमिशन के ईरान के खिलाफ माना जाएगा और ईरान अब किसी की बात नहीं सुनेगा और न ही होर्मुज पर अपना अधिकार छोड़ेगा, चाहे इसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। खबर है कि होर्मुज में इसलिए फिर से घमासान शुरू हुआ क्योंकि ओमान और अमेरिका ने मिलकर ईरान के पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश की और इस बात पर अब अमेरिका भी नाराज है। चलिए आपको बताते हैं आसान भाषा में किस तरह से ईरान ने चेतावनी दी और होर्मुज में घमासान शुरू हुआ। ईरान ने अपने छोटे छोटे बोट्स जो हैं वो होर्मुज में उतार दिए। ईरान ने ओमान को गद्दारी करने पर धमकाया। आईआरजीसी ने कहा कि होर्मुज का रास्ता अब बंद हो चुका है, बिना ईरान के परमिशन के निकले तो जहाज को आग लगा देंगे। ईरान ने फारस की खाड़ी में और एक्टिविटी बढ़ाई और सभी मिसाइलों और ड्रोन को एक्टिवेट कर दिया। उधर मुश्तबा ने इस गद्दारी के लिए ओमान को सबक सिखाने की बात भी कह दी है। कहा जा रहा है कि आगे अब मिडिल ईस्ट में ईरान इस घटना का बदला जरूर लेगा। उधर ईरान ने फिर से होर्मुज को बंद कर दिया। ईरान ने कहा कि अगर अमेरिका या मिडिल ईस्ट के कोई भी देश अगर कुछ भी करते हैं, छिप छिपा कर करते हैं, साजिशन करते हैं, पर्दे के पीछे करते हैं, तो ये इस इलाके के लिए ठीक नहीं होगा और पूरे मिडिल ईस्ट को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। यानी अब कहा जाए कि होर्मुज अब तेल और गैस का रास्ता नहीं है, ये एक जंग का रास्ता बन चुका है। आग का वो दरिया बन चुका है जहां किसी भी जहाज के लिए गुजरना अब आसान नहीं। और अब तक कई जहाजों को ईरान आग के हवाले कर चुका है और आगे अगर होर्मुज में सब कुछ ठीक नहीं रहा तो होर्मुज जहाजों के डूबने वाला दरिया साबित होगा। लेकिन ट्रंप का तो सपना था कि युद्धपोत को पर्शियन गल्फ में पहुंचाया जाए। ये सपना भी फेल हो गया। आगे देखना होगा कि ट्रंप का क्या प्लानिंग उनकी रहती है आने वाले समय में। लेकिन क्या वाकई ट्रंप प्लानिंग के हिसाब से काम करते हैं? आइए नजर डालते हैं। ट्रंप की प्लानिंग थी कि भाई ईरान में सत्ता का परिवर्तन हो जाए, लेकिन वो फेल साबित हुआ। उनकी प्लानिंग थी बिना शर्त परमाणु कार्यक्रम खत्म कर दे ईरान, वो प्लानिंग भी फेल चली गई। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर अमेरिका का नियंत्रण रहे, वो प्लानिंग भी फेल हो गई। ईरान के तेल गैस संसाधनों पर कब्जा हुई अमेरिका का, वो प्लानिंग भी फेल हो गई। मिडिल ईस्ट में अमेरिका का दबदबा बनाए रखने का उनका सपना था, वो प्लानिंग भी फेल हो गई। और माना यह जा रहा था कि समझौते के बाद दुनिया में शांति आएगी, लेकिन समझौता सिर्फ छलावा था। मैं जैसे कि आपको बार बार बता रहा था, होर्मुज में आकर फिर से समझौते और डील ने दम तोड़ दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप धमका रहे हैं फिर से ईरान को। वो कह रहे हैं ईरान का भूगोल बदल दिया जाएगा। इससे पहले अमेरिका ने रिजीम बदलने का ख्वाब देखा था, ईरान में आकर सरकार बनाने का ख्वाब देखा था, ईरान के परमाणु कार्यक्रम को झुकाने का ख्वाब देखा था, होर्मुज पर कब्जे का ख्वाब देखा था, फारस की खाड़ी में युद्धपोत भेजकर ईरान को दबाने का प्लान देखा था। लेकिन सारे के सारे प्लान फेल हो गए, सारे के सारे सपने चकनाचूर हो गए। अब इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप क्या करते हैं, ये
देखने वाली बात होगी। सिंगापुर पर जहाज पर हमले के बाद अमेरिका ने ईरान पर हमले शुरू कर दिए और लगातार दूसरे दिन अमेरिका ने ईरान पर हमले जारी रखे हैं और ईरान के 10 ठिकानों को निशाना बनाया गया है। यानी समझौते की बात लगभग खत्म हो चुकी है और मिडिल ईस्ट के हवाओं में फिर से बारूदी गंध है। कल जब फिर नए रास्ते से एक जहाज गुजर रहा था, तभी IRGC ने फिर से हमला कर दिया। इस हमले में जहाज को नुकसान हुआ। ईरान का साफ कहना है कि नए रास्ते से जो भी जहाज गुजरेगा उसे आग के हवाले कर दिया जाएगा। अगर ईरानी रास्ते से जाएगा तो उसे सुरक्षा शुल्क देना होगा। इसी के विरोध में आज अमेरिका ने ईरान के 10 ठिकानों पर जोरदार हमला किया और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अगर ईरान नहीं सुधरा तो उसका भूगोल बदल देंगे। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम के बाद की शांति एक हफ्ते भी नहीं टिक पाई। अमेरिका ने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए। इसके बाद ट्रंप ने ईरान को बेहद आक्रामक चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि ईरान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो अमेरिकी सैनिक बहुत कठोरता से ऑपरेशंस को अंजाम देंगे और ईरान में इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के रिजीम को खत्म कर देंगे, चाहे उसकी कीमत कुछ भी क्यों ना हो, चाहे उसके लिए अमेरिका को किसी भी हद तक क्यों ना जाना हो। आज अमेरिका ने ईरान के किन 10 ठिकानों पर हमला किया, आइए जल्दी से नजर डालते हैं। ईरान के मिसाइल ठिकानों को निशाना बनाया गया। पिछले 24 घंटों में ड्रोन स्टोरेज सेंटर को निशाना बनाया गया है, रडार साइट को निशाना बनाया गया है, सैन्य निगरानी केंद्र को निशाना बनाया गया है, कम्युनिकेशन सिस्टम यानी कि संचार प्रणाली को निशाना बनाया गया है, बारूदी सुरंग जो मशीनें बिछाती हैं, जहां वो स्टोर किए जाते हैं, जहां वो रखे जाते हैं, जहां उनका रखरखाव किया जाता है, उनको भी निशाना बनाया गया है। यानी एक साथ अमेरिका ने अलग अलग इलाकों में जबरदस्त बमबारी की। हमले के बाद ट्रंप ने सोशल मीडिया ट्रूथ पर लिखा कि अमेरिका ने ईरान के मिसाइल और ड्रोन ठिकानों पर हमला किया है क्योंकि उसने एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन किया है। ट्रंप ने लिखा, हो सकता है कि वो कभी नहीं सीखें। एक समय ऐसा आएगा जब हम और धैर्य नहीं रख पाएंगे और जिस सैन्य अभियान की सफल शुरुआत हमने की है उसे पूरी तरह पूरा करना होगा। अगर ऐसा हुआ तो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान का वजूद नहीं बचेगा। यानी ट्रंप ने साफ साफ मैसेज दिया कि आगे भी हमले जारी रहेंगे। वहीं अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम के मुताबिक नौसेना ने ईरान के 10 सैन्य ठिकानों पर हमला किया। सेंटकॉम के मुताबिक ये हमले होर्मुज स्ट्रेट के पास ईरानी ठिकानों पर किए गए। ये कार्रवाई MT कीकू नाम के तेल टैंकर पर हुए ईरानी ड्रोन हमले के जवाब में की गई। दूसरी ओर ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC ने दावा किया कि उसने कुवैत के अली अल सलेम एयरबेस और बहरीन में अमेरिका के नौसेना के 5th फ्लीट बेस पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया है। ईरानी हमले के बाद कुवैत ने जवाब दिया। कुवैत की सेना ने कहा कि उसके हवाई क्षेत्र में दाखिल हुई 2 बैलिस्टिक मिसाइलों को बीच रास्ते में रोककर ही इंटरसेप्ट कर उसे नष्ट कर दिया गया। सेना के मुताबिक मिसाइलों को तय सैन्य प्रक्रिया के तहत इंटरसेप्ट किया गया। इस घटना में किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। कुवैत के विदेश मंत्रालय ने देश पर हुए इस हमले की निंदा की। मंत्रालय ने बार बार की गई गंभीर ईरानी आक्रामक कार्रवाई को निंदनीय बताया और कहा कि एक कुवैत की संप्रभुता का खुला उल्लंघन है। अगर आगे ईरान नहीं संभलता है तो वो भी अपना धैर्य खो सकते हैं। उधर ईरान ने अमेरिकी हमलों को युद्ध विराम का उल्लंघन बताया और कहा कि यह समझौते का सबसे पहले और अहम शर्त का टूटना है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने देश के दक्षिण तटीय इलाकों पर हुए हालिया अमेरिकी हवाई हमलों की कड़ी निंदा की। ईरान ने इसे क्रूर हमला बताते हुए कहा कि यह तेहरान और वॉशिंगटन के बीच हुए मेमोरेंडम के तहत लागू युद्ध विराम का उल्लंघन है। बयान में कहा गया कि ईरान इन हमलों से नहीं डरने वाला। साफ है कि अमेरिका सरकार अपने वायदों और शर्तों की कोई परवाह नहीं करती और समझौतों को तोड़ना उनकी नीति का हिस्सा बन चुका है। जहां मिडिल ईस्ट में हमले को लेकर एक बात तो साफ हो चुकी है, इस शांति की बात तो आप रहने दीजिए। अब मिडिल ईस्ट के इस इलाके में मुझे लगता है कभी शांति की बात हो पाएगी। खबर यह भी है कि ईरान कह रहा है कि हम किसी बात पर समझौता कर सकते हैं, लेकिन होर्मुज में उनका संपूर्ण अधिकार रहेगा जिसे वो कभी नहीं छोड़ने वाला है। तो क्या ईरान ने अमेरिका पर जो हमले हुए उसे ईरान का जवाब माना जाए? और क्या अभी तक हम बस ट्रेलर देख रहे थे, पूरी पिक्चर अभी बाकी है? एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा ईरान ने अमेरिकी हमलों पर क्या जवाब दिया है। लगातार दूसरे दिन अमेरिका के हमले से ईरान आग बबूला हो गया।
ईरान ने कहा कि अमेरिका सीजफायर के नियमों का उल्लंघन कर रहा है और सीजफायर को तोड़ दिया जाना चाहिए और आगे अमेरिका से बातचीत नहीं होगी। खबर है कि मुश्तबा खामनेई ने भी कहा है कि ईरान को अपने हक के लिए काम करना चाहिए, समझौते की दरकार नहीं है, क्योंकि समझौते की बात खुद अमेरिका नहीं मान रहा है, क्योंकि समझौते में यह तय हुआ था कि कोई भी हमला ईरान पर नहीं होगा। लेकिन अमेरिका ने फिर वार्ता के बीच हमला किया और ईरान ने साफ किया कि समझौता, और उससे पहले ही कहा था कि होर्मुज में जो रास्ता होगा वो ईरान तय करेगा, वहां पर किसी की मर्जी नहीं चलेगी। लेकिन अब जहाज दूसरे रास्ते से गुजरेंगे तो हमला होगा ही। अब इसको लेकर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया, ईरान ने जवाबी कार्रवाई शुरू की है। ईरान ने अमेरिकी हमले के बाद जवाब में कई बेसों को निशाना बनाया। खबर है कि ईरान ने 8 अमेरिकी बेस को निशाना बनाया। ईरान ने कई मिसाइल ड्रोन से कुवैत, बहरीन और जॉर्डन पर हमला किया है। अमेरिका के 8 सैन्य अड्डों पर ईरान ने एक साथ हमला कर दिया। ड्रोन मिसाइल से यूएस सैन्य बेस पर अटैक किया। इसके अलावा ड्रोन मिसाइल प्रॉक्सी से भी ईरान का ट्रिपल अटैक सामने आया। अमेरिका के ऊपर जो हमले किए गए उसके जवाब में अमेरिका ने भी पलटवार किया। यानी मिडिल ईस्ट में ओवरऑल आप ये मानकर चलिए कि एक बार फिर से भयंकर जंग वाली स्थिति बनती दिख रही है। हालांकि अभी तक संयमित हमले किए जा रहे हैं, लेकिन ये संयम कब टूट जाएगा कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि अमेरिका के हमले के बाद ईरान ने साफ कह दिया है कि अमेरिकी ठिकानों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। ईरान की IRGC ने कहा कि आने वाले दिनों में इस इलाके में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले बढ़ेंगे और जब तक खाड़ी में अमेरिका के बेस रहेंगे तब तक पड़ोसी देशों पर हमला होता रहेगा। IRGC ने बयान में साफ साफ कहा कि अमेरिका का सिरिक शहर पर किया गया हमला होर्मुज स्ट्रेट पर ईरान के नियंत्रण को कमजोर नहीं कर सकता है। नियमों का उल्लंघन करने वाले जहाजों पर की गई कार्रवाई बाकी जहाजों के लिए एक मैसेज है कि उन्हें भी ईरान के आदेश का पालन करना होगा। ईरानी IRGC ने अमेरिका के साथ हालिया जवाबी हमलों के बाद कहा है कि भविष्य में दुश्मन की किसी भी कार्रवाई का माकूल जवाब दिया जाएगा। IRGC ने अपने बयान में कहा कि अमेरिका और ईरान के अंतरिम समझौते के तहत होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही का नियंत्रण तेहरान के पास ही रहेगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ, जहाजों के खिलाफ पहले से ज्यादा ठोस कार्रवाई की जाएगी। चलिए आपको बताते हैं कि समझौते के बाद आखिर अमेरिका और ईरान कैसे बार बार टकराते रहे। 23 जून होर्मुज में फंसे जहाजों के लिए नए समुद्री रास्तों को खोलने का ऐलान हुआ। ईरान ने इसे मार्ग को मानने से इनकार कर दिया। 25 जून ओमान तट के पास एवर लवली सिंगापुर का जहाज जिस पर ड्रोन हमला होता है, जहाज को नुकसान पहुंचता है, चालक दल को बचा लिया जाता है। 26 जून को अमेरिका इस हमले का जवाब देता है, इस हमले को समझौते का उल्लंघन बताता है और ईरान के मिसाइल, ड्रोन और रेडार साइट्स को अटैक कर देता है। 27 जून ईरान ने अमेरिकी ठिकानों पर जवाबी हमले का फैसला करता है और ईरान उन इलाकों में अटैक कर भी देता है। फिर 28 जून अमेरिका ने फिर जवाबी हमला करने का फैसला किया और 10 ईरानी सैन्य ठिकानों पर एक साथ हमला किया। इसके बाद ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमेरिकी ठिकानों को फिर से निशाना बनाया। यानी जब से ये डील साइन कर आए हैं, ऐसा लग रहा है कोई जंगी पेपर का पर साइन कर आए और ये जो समझौता हुआ है वो टूटने की कगार पर है। ट्रंप ईरान का अस्तित्व खत्म करने की धमकी दे रहे हैं। ईरान कह रहा है अब खाड़ी में अमेरिका का सफाया करके माने। उधर मुश्तबा ने कह दिया कि जब बार बार हमला हो रहा है तो आखिर बातचीत की क्या जरूरत है। तो क्या अब शांति खत्म है और क्या अब मिडिल ईस्ट में फिर से जंग 2.0 का आगाज हो चुका है? और अगर ऐसा है तो फिर जुलाई का महीना ठीक नहीं है इस इलाके के लिए। हो सकता है इसमें कुछ ऐसे हथियारों का इस्तेमाल हो जिससे पूरी दुनिया सन्न रह जाए और मिडिल ईस्ट एक बर्बादी की राह पर आगे बढ़ता हुआ इलाका बन जाए। लेकिन क्या ये सब सोच समझकर किया जा रहा है? एशिया को डिस्टेबल करना, मिडिल ईस्ट को डिस्टेबल करना ताकि वेस्ट सुरक्षित रहे, इसका एक एंगल ये भी है। एक तरफ मिडिल ईस्ट जंग की आग से जल रहा है तो दूसरी ओर यूरोप कुदरत की लगाई आग में जल रहा है। सोशल मीडिया पर ऐसी तस्वीर सामने आ रही है जिसमें लोग एसी लूटते हुए नजर आ रहे हैं। यूरोप में जानलेवा हीट वेव का कहर लोगों को परेशान कर रहा है। गर्मी के सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। पारा 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। यूरोप इस समय भीषण गर्मी की चपेट में है। जून महीने में ही कई देशों में तापमान ने दशकों पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए। फ्रांस, जर्मनी, इटली,
स्पेन, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, चेक गणराज्य समेत कई देशों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस को पार कर चुका है। वर्ल्ड एनवायरमेंट साइंस की अगर माने तो यूरोप दुनिया का सबसे तेजी से गर्म होने वाला महाद्वीप बन चुका है और इस तरह की हीट वेव पहले की तुलना में अब ज्यादा देखी जा रही है। फ्रांस में तो मौसम ऐसा हो गया कि कई इलाकों में रेड अलर्ट जारी करना पड़ा। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। लोगों को दोपहर के समय घर से न बाहर निकलने की वार्निंग दी गई है। पर्याप्त पानी पीने और बुजुर्ग और बच्चों का विशेष ध्यान रखने की हिदायत दी जा रही है। सार्वजनिक कार्यक्रम रद्द किए जा रहे हैं और कुछ इलाकों में स्कूल और ऑफिस की टाइमिंग में भी बदलाव किया गया है। जर्मनी में तेज गर्मी की वजह से सड़कें पिघलने लग गई हैं, यातायात प्रभावित हो रहा है। कई रेल मार्गों पर ट्रेन की रफ्तार कम करनी पड़ी है। कुछ इलाकों में बुजुर्गों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया है। वहीं ब्रिटेन में जून का नया तापमान रिकॉर्ड दर्ज किया गया, जिससे स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को अत्यधिक गर्मी से बचने की चेतावनी जारी की है। मैं आपको दिखाता हूं कुछ इलाकों का तापमान कि यूरोप में कहां इस वक्त क्या तापमान रिकॉर्ड किया गया है। जर्मनी में 41.5 डिग्री सेल्सियस, स्पेन में 42.7 डिग्री सेल्सियस, फ्रांस में 40.9 डिग्री सेल्सियस, चेक गणराज्य में 40.8 डिग्री सेल्सियस, स्विट्जरलैंड में 38.8 डिग्री सेल्सियस, इटली में 40 डिग्री सेल्सियस, ब्रिटेन में 37.3 डिग्री सेल्सियस, डेनमार्क में 37.0 डिग्री सेल्सियस, पोलैंड में 40 डिग्री सेल्सियस, स्लोवाकिया में 32 डिग्री सेल्सियस। यानी भीषण गर्मी का कहर पूरे यूरोप पर, और उसका असर केवल आम लोगों पर नहीं बल्कि कृषि, जल संसाधनों, ऊर्जा व्यवस्था और दूसरे जीवों पर भी पड़ रहा है। इटली की पो नदी का जलस्तर तेजी से घट रहा है, जिससे सिंचाई और खेती का संकट गहरा गया है। स्विट्जरलैंड के ग्लेशियर सामान्य से कहीं ज्यादा तेज गति से पिघल रहे हैं। कई देशों में बिजली की बढ़ती मांग से ऊर्जा व्यवस्था पर दबाव बढ़ने लगा है। कुछ स्थानों पर एहतियात के तौर पर औद्योगिक गतिविधियों पर भी असर पड़ने लगा है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इस बार की हीट वेव के पीछे शक्तिशाली हीट डोम की स्थिति और जलवायु परिवर्तन दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि अगर वैश्विक तापमान वृद्धि को नियंत्रित नहीं किया गया तो आने वाले सालों में यूरोप का इससे भी बुरा हाल हो सकता है। इससे भी ज्यादा गर्मी और भीषण गर्मी का सामना करना पड़ सकता है, जिससे न सिर्फ यूरोप की भौगोलिक स्थिति बदलेगी बल्कि यूरोप में कई और बदलाव, क्योंकि यूरोप बहुत सारे लोग छुट्टियां मनाने जाते हैं यूरोप के मौसम को लेकर। लेकिन अगर इस तरह से मौसम करवट लेगा यूरोप में तो शायद भविष्य में यूरोप में इसके कई रिपरकशंस हो सकते हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।